उर्दू नावल्स प्लेटफॉर्म प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड मस्ट लाइक वीडियो। जब शाम ढले अस्कलम जी आबासी एपिसोड 3। वो दोनों इस वक्त सी व्यू पर मौजूद थे। नरम गीली रेत पर पैरों को छूती समंदरी लहरें सुबह की ठंडी ताज़ा हवा सुकून बख्श रही थी। बात घूमने फिरने की हो तो मावरा हमेशा साहिल समंदर का ही इंतखाब करती थी, इसलिए फ़रज़ाम उसे यहाँ ले आया था। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। इसने मुस्कुराती नज़रों से फ़रज़ाम को देखा। हाँ वाकई मौसम तो आज बहुत अच्छा है। इसकी नज़रें मावरा के मुस्कुराते चेहरे पर सजी थीं। जिम्मेदारी समझकर कबूल किया रिश्ता अब इसकी पसंद में ढलता जा रहा था। मावरा के साथ उसे वक्त गुजारना उसे अच्छा लगने लगा था। मावरा, इसके गंभीर लहजे में ऐसा कुछ था कि समंदर की लहरों पर नज़रें जमाए खड़ी मावरा ने चौंक कर उसे देखा था। वादा करो मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए कभी मुझसे बदगुमान नहीं होगी। फ़रज़ाम ने उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए इसके सामने हाथ फैलाकर वादा किया। वादा करो, इसने फिर कहा, जब मावरा ने धीरे से अपना हाथ इसकी फैली चौड़ी हथेली पर रख दिया। थैंक यू। इसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रखने के बाद फ़रज़ाम ने अपनी पैंट की जेब से एक छोटी सी मखमल की डिबिया निकाली। हमारे निकाह का तोहफ़ा जो मुझ पर उधार था। खूबसूरत सी सोने की अंगूठी वो इसके हाथ की जीनत बना चुका था। बहुत खूबसूरत है। वो खुशी से झूम उठी थी। दिल में कहीं जो खदशा था कि इसकी ज़िंदगी भी हिना पुप्पो की तरह बेरंग न बन जाए, फ़रज़ाम की तवज्जो और मोहब्बत ने सारे खदशे दूर कर दिए थे। वो खुश थी इसका साथ पाकर, बेहद खुश। कुछ देर और यहाँ रुककर फिर उसे रेस्टोरेंट से लंच करवाने के बाद वो उससे लिए वापस घर की तरफ रवाना हुआ था। ट्रैफिक पर रुकते हुए सजाब की नज़र इन दोनों पर पड़ी। अंदर कहीं कुछ टूटा था। आंसुओं को पीती वो सामने लाल बत्ती को देखने लगी। ट्रैफिक के खुलते ही फ़रज़ाम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़िंदगी के सफ़र में वो आगे निकल गया था। शाम का वक्त था जब हिना खाने की ट्रे लेकर बिल्किस बेगम के कमरे में दाखिल हुई। सामने ही पलंग पर वो आंखें बंद किए लेटी थी। अम्मा खाना खा ले। ट्रे साइड टेबल पर रखकर हिना ने इन्हें उठाने के लिए जैसे ही चेहरे पर हाथ रखा, इनकी गर्दन दूसरी तरफ ढलक गई। अम्मा अम्मा भाईजान, एक खौफ ने अपने घेरे में ले लिया था। अपने कांपते वजूद को संभालते हुए इसने हुसैन चंगेज़ी को पुकारा। इसकी आवाज़ पर चंद पल में ही सब बिल्किस बेगम के कमरे में जमा हो गए थे। भाई देखे ना, थोड़ी देर पहले तक तो ठीक थी, अब क्या हो गया? वो रोते हुए बोली। फ़रज़ाम और हुसैन चंगेज़ी इन्हें लिए फ़ौरन हस्पताल रवाना हुए थे, पर डॉक्टर की तरफ से मिलने वाली खबर इन सब के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। बिल्किस बेगम दुनिया और माफिया से बेखबर अपनी नींद जा सोई थी। देखते ही देखते घर में सफ़े मातम बीत चुका था। जहाँ बाकी सब बिल्किस बेगम की वफ़ात पर गमज़दा थे, वहीं हिना और मावरा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। इन दोनों को लग रहा था कि सही मानों में वो अब यतीम हुई हैं। एक माँ का सहारा था, वो भी छीन लिया गया था। अपना ख्याल रखना बेटा, मैं फिर मिलने आऊँगी। बिल्किस बेगम की तदफीन के बाद आज तीसरा दिन था जब नीलम बेगम इससे मिलने आई थी। वो अब रोज़ाना ही इससे मिलने चली आती थी। अब भी तकरीबन 2 घंटे इसके साथ गुजार कर उसे सब्र करने, हौसला रखने की तलकीन करके वो वापस जाने के लिए तैयार थी। इस लड़की के सामने आने के लिए इन्हें कितनी हिम्मत और हौसला चाहिए होता था, ये बस वही जानती थी। इनके बेटे ने इन्हें इस लड़की से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। शुरू में तो कई बार शहरयार से रब्ता करके रुखसती करवाने का कह चुकी थी, पर हर बार इसके इनकार पर अब तंग आकर उन्होंने रब्ता ही ख़त्म कर दिया था। आगे से शहरयार ने भी कोशिश नहीं की थी इनसे बात करने की, जिस पर वो मज़ीद इससे बदगुमान हो गई थी। ये पैसे रख लो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, तुम अकेली नहीं हो, समझी। हिना के ना करने के बाद भी 5-5 हज़ार के चंद नोट ज़बरदस्ती इसके हाथ पर रख कर वो उठ खड़ी हुई थी। वो इनके बेटे की जिम्मेदारी थी। बिल्किस बेगम की हयात तक तो वो फिर भी इसकी तरफ से कुछ मुतमईन थी, लेकिन अब इसकी ज़िम्मेदारी इन्हें ही उठानी थी, ताकि रोज़े महशर अल्लाह और बिल्किस बेगम के सामने सुरखरू हो सकें। जल्दी चलो मावरा, जल्दी उठो, तुम्हारे पेपर होने वाले हैं और कितनी छुट्टियां करोगी। हिना इसके सर पर खड़ी कब से उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो एक ही ज़िद बांधे बैठी थी, कॉलेज ना जाने की। दिल नहीं कर रहा पुप्पो, वो बेजारी से बोली। बिल्किस बेगम के जाने के बाद से इन दोनों का दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका था, पर हिना ने फिर भी खुद को संभाल लिया था। लेकिन मावरा वो अब तक संभल नहीं पाई थी। किसी के जाने से दुनिया नहीं रुक जाती मावरा, इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है, या तो अपनी खुशी से या ज़बरदस्ती। मुझे देखो, ये गम मेरा भी है, लेकिन इस एक गम के पीछे दुनिया से कट कर तो नहीं रह सकते। वो अब इसके पास ही बेड पर बैठकर प्यार से समझा रही थी। मावरा ने चेहरा मोड़कर अपनी सूजी हुई आंखों से अपनी पुप्पो को देखा। ठीक ही तो कह रही थी वो, गम कैसा भी हो वो हमेशा आगे बढ़ जाती थी, ज़बरदस्ती, दूसरों की खुशियों की खातिर। शहरयार के लौट कर ना आने पर भी वो अपनी माँ की खातिर वो आगे बढ़ी थी।
हमेशा ख़ुद को खुश ज़ाहिर करती थी। आज भी वो ख़ुद को संभालती उसे हौसला दे रही थी। मावरा आंखें साफ करती उठ खड़ी हुई। बस मैं अभी तैयार होकर आई, ये हुई ना बात, गुड गर्ल। दरवाजे पर खड़े फरजाम की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर उसे देखा, जाने वो कब आया था। जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कहकर वो वापस पलट गया। इसके बाद तीनों ही एक साथ घर से निकले थे। फरजाम अपनी गाड़ी में मावरा को कॉलेज छोड़कर अपने ऑफिस चला गया था, जबकि हिना ड्राइवर को साथ लिए अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। वक्त पर लगाए अपने साथ 3 माह ले गया था। ज़िंदगी वापस अपनी डगर पर चलने लगी थी। इन्हीं दिनों शाजिया के देवर हमदान साहब अपनी बेटी की शादी का कार्ड लिए इनके घर आए थे। माँ को गए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए हुसैन चंगेज़ी इनसे माजरत करना चाहते थे, पर हमदान साहब के इसरार पर और शाजिया के ससुराल का ख्याल करते हुए हामी भर गए। 1 हफ्ते बाद से शादी की तकरीबात का आगाज़ होना था। हुसैन चंगेज़ी ने सबको ही शादी में शिरकत करने का हुक्म दिया था, ख़ास तौर पर हिना को, क्योंकि शहरयार से निकाह के बाद ख़ानदान में बनती बातों से दिल बर्दाश्ता होकर वो अब सबसे लाताल्लुक़ सी रहने लगी थी, कम ही किसी दावत में शिरकत करती थी। दूसरी तरफ शादी का सुनते ही सबा ने शॉपिंग का शोर मचा दिया था, जिस पर फौजिया चंगेज़ी ने सबा और मावरा को शॉपिंग पर ले जाने की जिम्मेदारी फरजाम पर डाल दी थी। कैसी लग रही हूँ मैं? आईने में नज़र आते अपने अक्स पर से नज़रें हटाकर इसने फरजाम से पूछा था, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने इसके पीछे खड़ा मबहूत सा उसे देख रहा था। मायों की तकरीब की मुनासबत से पीले रंग की फ़्रॉक के साथ ग्रीन दुपट्टा लिए हल्के से मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। शादी के सारे सूट फरजाम ने उसे अपनी पसंद से ही दिलाए थे। इसकी पसंद में ढलकर वो इसे अपना दीवाना तो बना ही चुकी थी। अब इंतज़ार नहीं होता, वो गंभीर लहजे में बोला। अब वो अक्सर ही मानी खेज जुमले कहकर उसे छेड़ने लगा था, जिस पर मावरा से पटा सी जाती। अब भी वो शर्मो हया से सुर्ख चेहरा लिए इधर उधर देख रही थी। लगता है बाबा से बात करनी पड़ेगी। चेहरे पर झूलती शरारती लट को कान के पीछे करते हुए वो इसके चेहरे पर झुका था। मावरा ने बेख्तियार अपने हाथ इसके सीने पर रखे। मानी खेज खामोशी को अपनी लपेट में लिए हुए थी। चंद पल बाद वो दूर होकर इसकी लरजती पर पलकों का रक्स देखने लगा। न जाने कब तुम मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि अब पल भर भी दूर रहना दुश्वार लगने लगा है। हाथ बढ़ाकर इसकी पलकों को छूते हुए को वो गंभीर लहजे में बोला। भाई, आप दोनों का रोमांस मुकम्मल हो गया तो चलें। सबा अचानक ही दरवाजे से नमूदार हुई थी। फरजाम ने गड़बड़ा कर देखा था, जबकि मावरा मजीद शर्मो हया से बोझल होती चेहरा झुका गई। अभी बताता हूँ तुम्हें, गुस्से से घूरते हुए इसकी जानिब बढ़ा, जिस पर सबा खिलखिलाकर हंसती फ़ौरन नीचे भाग गई थी। वो भी मुस्कुराता हुआ मावरा की जानिब मुड़ा। अब चलें, इससे पहले बाबा हमें खुद बुलाने चले आए। फरजाम की बात पर इसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और इसका हाथ थामकर सीढ़ियाँ उतरती नीचे चली गई, जहाँ सब तैयार खड़े इनका ही इंतज़ार कर रहे थे। मायों की तकरीब घर के लॉन में ही रखी गई थी, इसलिए बस ख़ानदान के लोगों को ही मदऊ किया गया था। हिना कुछ देर नीलम बेगम के पास बैठकर वापस फौजिया चंगेज़ी के पास आ गई थी। सबा और मावरा अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ मिलकर खूब रौनक लगाए हुए थी। दुल्हन को स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया था। रस्म अदा करने के बाद फौजिया चंगेज़ी दूसरे मेहमानों से मिलने जुलने में लग गई, जबकि हिना इस वक्त अकेली बैठी थी। पानी पीने की गर्ज से वो अपनी जगह से उठकर सामने मौजूद वाटर डिस्पेंसर की जानिब बढ़ी थी, जब बाएं जानिब से उसे किसी खातून की आवाज़ सुनाई दी। लगता है शहरयार ने वहाँ दूसरी शादी कर ली है, तभी तो अब तक उसे रुखसत नहीं करवाया। वहाँ की गोरी मैम भला कहाँ बर्दाश्त करती हैं दूसरी बीवी को। वो सलमा खाला थी, दूर की रिश्तेदार, पर सब खाला ही कहते थे। न जाने वो कब से इसके बारे में बातें कर रही थी। हिना की आंखों में एकदम नमी सी उभरी, जिसे इसने चेहरा झुकाकर फ़ौरन साफ़ किया। खुद को संभालते हुए इसने जो ही नज़र उठाई कि अचानक ही मेहमानों में हलचल सी मची थी। नौजवानों की आवाज़ें इसके कानों से टकराई थीं, ख़वातीन की सरगोशियाँ और ये आवाज़, शहरयार भाई आ गए। बेख्तियार इसने बैरूनी दरवाजे की जानिब देखा था, जहाँ स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस वो रिश्तेदारों के दरमियान घेरे हुए थे। दूर से बस झलक ही दिखाई दे रही थी। ये कैसे? ये कैसे? वो हैरान थी। नीलम बेगम से मिलते वक्त भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था इनकी आमद का। फिर वो कब आए? क्या नीलम आंटी को इल्म था? इसने मेहमानों की भीड़ में नीलम बेगम को तलाश करना चाहा, जब वो उसे कोने की टेबल पर बैठी नजर आईं। वो भी शहरयार की जानिब देखते हुए अपने पास बैठी औरतों से बातें कर रही थी। इनके अंदाज से जाहिर हो रहा था जैसे पहले ही इनकी आमद से बाखबर हों। एक बार फिर आंखों में उभरती नमी को पीछे धकेलते हुए वहाँ से हटकर अंदर की जानिब बढ़ी। वो नहीं चाहती थी शहरयार की नज़र इस पर पड़े।
दूसरी तरफ शहरयार सबसे मिलते मिलाते नीलम बेगम की तरफ पड़े थे। जब इनकी नज़र हिना पर पड़ी, हल्के जामुनी रंग का लिबास से बेतन किए लाइट से मेकअप में वो आज भी वैसी ही दिखती थी, खूबसूरत, मासूम। क्या बदला था इस अरसे में? नहीं, वो आज भी वैसी ही थी। अगर कुछ बदला था तो वो शहरयार मंसूर और इनका दिल था। वो अपनी संजीदा नज़रों का रुख बदलते नीलम बेगम की जानिब बढ़े। सलाम दुआ के बाद वो बाकी मेहमानों से मिलने लगे थे। सबकी तवज्जो दुल्हन से हटकर इनकी जानिब लग गई थी। सबके पास पूछने के लिए बहुत से सवालात थे। ख़वातीन तो बाकायदा अपनी बेटियों को साथ लिए इनसे और नीलम बेगम से मिल रही थी। घंटों से जारी तकरीब में जहाँ अब तक नीलम बेगम आम सी मेहमानों की तरह बैठी थी, अब अचानक ख़ास हो गई थी। रात कितनी ही तारीक क्यों ना हो, उसे सिरक कर नई सुबह को खुशामदीद कहना ही पड़ता है। सारी रात खुद से उलझते लड़ते सुबह कब हुई पता ही न चला। वो सो भी न पाई थी कि सुबह उठकर ऑफिस चली आई। ज़ाती ज़िंदगी में उलझकर वो अपने बाकी मामलात को नज़रअंदाज करने की मुतमन्नी हरगिज़ नहीं थी। अब भी वो वक्त पर ऑफिस पहुंच गई थी। अपने कैबिन में कदम रखते ही इसकी नज़र सीधा सुर्ख गुलाबों पर पड़ी थी। इसने लब भैंच लिए आगे बढ़कर इन फूलों को उठाया जिसके साथ ख़त भी मौजूद था। सुना है तेरी आंखों में सितारे जगमगाते हैं, इजाज़त हो तो मैं भी अपने दिल में रोशनी भर लूँ। बसाकर मुस्कुराती चांदनी पूनम की रातों से, बनाया है खुदा ने आप तुझको अपने हाथों से। मुझे हक है कि तुझको देख कर मैं शायरी कर लूँ, जो मिल जाए मुझे कुछ मस्तियाँ तेरी निगाहों से, तो ऊंचा मर्तबा हो जाए मेरा बादशाहों से। तुझे पालूँ तो लाखों राहतें आगोश में भर लूँ, तमन्ना है मिले ताने मुझे तेरी मोहब्बत के, बने लाखों फसाने एक छोटी सी हकीकत के, खुशी से अपने दिल पर मैं ये सारी तोहमतें धर लूँ। मेरी गुस्ताखियों को मेरा नजराना समझ लेना, अगर ऐसा ना हो तो मुझको दीवाना समझ लेना। तेरी आंखों से थोड़ी सी अगर मैं दिल लगी कर लूँ, सिर्फ तुम्हारा आली। खत को पढ़ते हुए इसका दिल कई बार धड़का था। जहाँ कुछ अरसे से ये गुमनाम शख्स इसके जहन पर कब्जा जमाए हुए था, वहीं कल रात से अब तक शहरयार की एक झलक ने वक्त को वापस पलटा दिया था। कौन है ये शख्स और चाहता क्या है? वो खौफसदा हुई थी। जो हो रहा था किसी सूरत ठीक नहीं था। उसे जल्द ही कोई फैसला करना था। बाकी का सारा वक्त काम में लगकर शाम को वापसी के रास्ते घर जाते हुए बहुत सोच विचार के बाद बिलाखिर इसने हुसैन चंगेज़ी से इसके मुतल्लिक बात करने का फ़ैसला कर ही लिया था।